नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्लास है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। जो मेरा जो सीरीज चल रहा है ना, पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित ना, वो मौलिक अधिकार का है। मौलिक अधिकार से संबंधित 3 वीडियो कंप्लीट हुआ है, जिसमें 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पे डाले हुआ हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है जो कि पूरे कंप्लीट हो जाता है मौलिक अधिकार से संबंधित। दोस्तों यदि आप ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2, ये तीसरा वीडियो है मौलिक अधिकार से संबंधित। इसके ये पूरा क्लास आप सुनिएगा गौर से, और यदि तीनों क्लास यदि आप देख लेते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित, तो मैं आशा करता हूं कोई भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी या जितने भी स्टेट और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा दोस्तों, तो आशा करते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर, बार बार हर एक वीडियो में आप लोग को कहते हैं एक प्रॉपर नोट बनाइए, एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, और जितना चीज मैं बताता हूं ना उसको एक प्रॉपर नोट बना के इसको रिवीजन कीजिए। देखिए आने वाले एग्जामिनेशन में जब आप बैठिएगा दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन आपको कॉपी से रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को दोस्त और एक बात बताना चाहते हैं। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में डालिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य बच्चे को पहुंचाइए, जो कि जिस बच्चे को जरूरतमंद है वो वीडियो वहां तक पहुंचे और आराम से घर बैठे अपना बच्चा जितने भी कंपटीशन का है वो तैयारी कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मौलिक अधिकार से ही संबंधित ये अंतिम वीडियो होगा, फिर हम लोग मौलिक कर्तव्य पे बात करेंगे, इस पे भी बात करना है। चलिए, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, मौलिक या मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, वो आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें जिक्र किया गया है। तो मैंने क्या किया, इससे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से लेके 18 तक था दोस्तों। एक बार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेके 22 तक। तो मैंने एक पहला वीडियो जो था ना मौलिक एवं मूल अधिकार से संबंधित था, दूसरा वीडियो था समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां से हम लोग चलते हैं, यहां तक पूरा का पूरा आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक, 23 भी है और 24 है। इसमें 2 चीज की व्याख्या किया गया दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या गया, सो देखिए। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब क्या, भारतीय संविधान में हम लोग को, आम जनता को, नागरिक को शोषण नहीं हो उसका भी अधिकार दिया गया है। तो वो अधिकार 23 से लेके 24 तक में। तो शोषण प्रथा को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में जगह दिया गया है, जैसे मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम प्रतिबंध, ये सब जो है ना हमारा कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक को या नागरिक को एक्सप्लॉयटेशन करने से बचाता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में इसकी जगह दिया गया, जिससे क्या आम नागरिक या आम जनता या भारतीय नागरिक किसी भी प्रभुत्व व्यक्ति से शोषण नहीं हो जाए, इसके लिए बचाने की प्रभाव किया। जैसे कोई बात मान के चलिए, कितने आदमी क्या करते हैं, मानव का खरीद फरोख्त करते हैं, मतलब क्या, मानव को खरीद के दूसरे देश में बेच लेना, कहीं ना कहीं ये इस शोषण हुआ। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 23 में इसी से संबंधित है, 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 में क्या क्या, मानव दुर्व्यवहार से संबंधित, इसके अंतर्गत मानव खरीद बिक्री पर प्रतिबंध एवं बेकारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या होता था यहाँ पे, जैसे हम लोग मध्यकाल में बात किए थे, प्राचीन काल में बात किए थे, वहां पर क्या करते थे, वो विदेशी लोग मानव को खरीदते थे और सैनिक में भर्ती करते थे। तो उस तरह की प्रथा कहीं ना कहीं मानव के लिए सही नहीं है। मानव की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अनुच्छेद 23 के तहत भारत में कोई भी नागरिक सभी चीज को खरीद सकता है, मगर मानव को खरीद नहीं सकता है और बिक्री नहीं कर सकता है। तो मानव दुर्व्यवहार हो गया। तो इसके अंतर्गत मानव खरीद बिक्री पर प्रतिबंध एवं बेकारी प्रथा। बेकारी प्रथा का मतलब होता है कोई भी इंसान से यदि काम करा लिया गया और इसके बदले में उसे पैसा नहीं दिया गया, रुपया नहीं दिया गया, तो एक प्रकार की बेकारी प्रथा हो गया। जैसे कोई प्रभुत्व व्यक्ति है, अमीर आदमी है, गरीब आदमी से काम करा लिया गया दोस्तों, और इसके बदले में पैसा नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ उस नागरिक के साथ। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत इसे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सो अब बेकारी प्रथा, किसी
बंधुआ मजदूर की तरह आप किसी को घर में रख के काम नहीं करा सकते हैं। यदि काम करा सकते हैं तो उसके बदले में उस इंसान को पैसा देना होगा, जो भी है इसके अनुसार देना पड़ेगा। तो टोटल का टोटल अनुच्छेद 23 में इस चीज का जिक्र किया गया है, मानव दुर्व्यवहार से संबंधित। इसके एक बार और पुनः बता देते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मानव खरीद बिक्री पर प्रतिबंध एवं बेकारी प्रथा को समाप्त किया गया है। इसी के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, कोई भी बच्चा है जिसका उम्र 14 साल है, 14 साल या 14 साल से कम जिस बच्चे की उम्र है वो कहीं भी बाहर काम नहीं कर सकता है, जैसे फैक्ट्री में, होटल में, वो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। सो कम से कम 14 साल के बच्चे से कम होगा, उसको कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, इसकी माता पिता कोई भी किसी के द्वारा काम नहीं करवाया जा सकता। बट इस आर्टिकल्स के तहत एक चीज क्या किया गया है, अपने घर के अंदर दोस्तों, अपने घर में यदि कोई बच्चा है 2 साल, 5 साल, 10 साल, छोटा मोटा काम यदि कर रहा है तो वो ये जो नियम है 14 साल के जो कहा गया नीचे यदि कोई बच्चा काम नहीं करेगा वो लागू है बाहर के लिए, घर के बाहर के लिए। यदि घर के बाहर किसी होटल में, कंपनी में यदि काम कर रहा है 14 साल से कम बच्चे, एज के कम बच्चे, तो उस पर ये नियम लागू होगा। मगर घर में यदि कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो इससे बाहर होगा। इस पर क्या किया सरकार ने, एक 1986 ईस्वी में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम भी पारित किया गया। देखिए अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिबंध, इस अनुच्छेद के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। सरकार इसके लिए 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को पारित किया, लेकिन अपने घर के अंदर किए गए कार्य पर लागू नहीं होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 था 23 और 24। अगला आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो सकता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसका अपना कहीं न कहीं एक पावर दिया गया है। तो क्या देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद के तहत ये पूरा का पूरा अधिकार दिया गया। तो देखिए क्या है अनुच्छेद 25 में, इस अनुच्छेद के अनुसार सभी वर्ग के लोग अपने अपने धर्म को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही उसके अनुसार उसके आचरण करने का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार। जैसे आप हम लोग देखते होंगे सिख धर्म के लोग एक छोटा सा 6 इंची 7 इंची का एक चाकू टाइप का रखते हैं, वो इसी को कृपाण कहा गया। तो वो सिख धर्म में इस चीज को परिभाषित किया गया है। तो सिख धर्म के लोग ये चीज रख सकता है तो लोग रखते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत तो पूछा, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं, तो अनुच्छेद 25। जैसे हिंदू लोग हैं तो हिंदू लोग चंदन का यूज करते हैं, ये अपने धर्म को परिभाषित करते हैं, अपने धर्म के अनुसार हम लोग आचरण करना है, चंदन लगाना, तो अनुच्छेद 25 के। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति हैं अपने धर्म के अनुसार टोपी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अनुच्छेद 25 के तहत इसको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीज की व्याख्या किया गया, तो अपना करते हैं, तो अपने धर्म के अनुसार ये अपना आचरण करते हैं, पालन करते हैं, तो उसे पर कोई नहीं रोक सकता है। तो अनुच्छेद 25, इस अनुच्छेद के अनुसार सभी वर्ग अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीका से परिभाषित कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं। दोस्तों तो आशा करते हैं अनुच्छेद 25 समझ में आ गया होगा। उसी फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 26, किसी भी धर्म वर्ग के लोग अपने अपने धर्म या संगठन एवं रख रखाव का अधिकार है। जैसे मान के चलिए हम लोग सुनते होंगे हिंदू सभा, बजरंग दल, ये सब क्या है, संगठन एवं कोई भी धर्म के लोग अपना संगठन बना सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी अपने संगठन, एक शांति प्रिय संगठन बना के अपना एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, उसकी रख रखाव कर सकते हैं। इसके मुझे फ्रीडम मिला हुआ है संविधान के तहत। इसी के तहत किसी भी धर्म वर्ग के लोग को अपने धार्मिक संगठन का मतलब ये मैंने जिक्र किया था, जैसे बजरंग दल हुआ, हिंदू सभा हुआ, और सब ढेर सारा चीज है, RSS हुआ, यानी ये सब जितने भी सुन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये संगठन बनाने के मुझे पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 26 के तहत। आइए अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों के लिए अर्जित किया गया धन पर सरकार कर नहीं लगाता है। इसका फायदा उठाता है बाबा लोग, देखते हैं एकदम करोड़ों खरबों का धन अर्जित कर लेते हैं। ये धन जो आया हुआ था कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य के लिए, बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा व्यक्ति होते हैं जिसका गलत फायदा उठा के इसको कहीं और यूज कर लेते हैं। तो वो कोई भी संगठन हो जो धार्मिक कार्य करता हो, उसमें यदि पैसा चंदा आया या कोई बहुत बड़े
पैसे वाले पैसा इसमें दान दिया, तो इस पर सरकार ऐसा नहीं है तो टैक्स लेगा। जैसे मान के चलिए कोई मठ है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, इसमें 1000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में आया, तो इस पर सरकार टैक्स नहीं ले सकता है, क्योंकि धार्मिक कार्य के लिए दोस्तों ये आया हुआ है। तो धार्मिक कार्यों के लिए अर्जित किया गया धन पर सरकार कर नहीं लगाता है, वो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत, याद रखिएगा। मगर किसी भी धार्मिक द्वारा संगठन या संघ बनाने का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 26 के तहत, किसी भी धर्म के द्वारा किसी भी तरह का आचरण करने का अधिकार जो दिया गया है दोस्तों, वो अनुच्छेद 25 के तहत। तो दोस्तों आशा करते हैं आप बहुत सारी चीज समझ रहे होंगे, बार बार वीडियो को देखिए, आशा करते हैं आप बार बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही अनुच्छेद 28 क्या कहते हैं, ये अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यानी कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे मान लीजिए मुस्लिमों की बात किया जाए, सिख की बात किया जाए, जैन की बात किया जाए, इसको अल्पसंख्यक के दर्जा में रखा जाता है, तो अपने धर्म से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब आइए 5वां मूल अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत इस चीज का जिक्र किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 29, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। जैसे मान के चलिए अभी भारत में बहुत सा भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, मगर कोई व्यक्ति चाहेगा, कोई संगठन चाहेगा तो मैं उस भाषा को बना के रखूं, इस भाषा को मैं प्रचार करूं, तो कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा मतलब हम लोग जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बंगला हो गया, उसकी मुझे संरक्षण करने का अधिकार है। लिपि जैसे देवनागरिक हो गया, मैथिली में भी लिखा जाता है, इंग्लिश हो गया, तो जो भी लिपि है हमारे देश की, उसको उस लिखने का जो सिस्टम होता है उसको मैं संरक्षण देने का अधिकार है मुझे। और संस्कृति, हर एक धर्म का, हर एक जगह का अपना अपना संस्कृति होता है दोस्तों, उस संस्कृति को बचा के मुझे रखना है। तो वो मेरी आज़ादी है, मुझे अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा। सो अपने आप भाषा को, लिपि को और संस्कृति को आप अपने उसको बचाइए, उसकी प्रचार कीजिए, उसको संरक्षित कीजिए, वो हमारा अधिकार है। वो अनुच्छेद 29 में इस चीज का जिक्र किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक को धार्मिक एवं भाषाई आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने की आजादी एवं अपना बच्चा को उसी भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी मेरा मूल अधिकार है अल्पसंख्यक के लिए। जैसे मान लीजिए सुने होंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मदरसा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो लोग हैं ना अपने धर्म से संबंधित अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और अपनी बच्चा को उसी भाषा में, उसी लिपि में, उसी संस्कृति में शिक्षा दिया जा सकता है। वो हमारा मूल अधिकार है, वो संविधान हमारा अनुच्छेद 30 के तहत मुझे दिया जा रहा है। फिर से देखिए, अल्पसंख्यक को धार्मिक एवं भाषाई आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने की आजादी है। कोई संस्कृत विश्वविद्यालय खोल सकता है, कोई मैथिली का स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, संस्कृत का भी खोल सकता है, वो मेरा मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि अपना भाषा में हम चाहते हैं उस बच्चा को उसी भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, वो हमारा अनुच्छेद 30 के तहत वो आज़ादी मिलती है, वह मूल अधिकार मिलता है। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आशा करते हैं आप समझ में 100% आ जाएगी। और एक प्रॉपर नोट बनाइए, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। टोटल का टोटल जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वो आपको कंठस्थ हो जाएगी। और कभी भी जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो आपको 100% क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेगा, 100% बनेगा। दोस्तों फिर एक बार बोलते हैं, वीडियो के बीच में आप लोग वीडियो को था सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक में डालिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग तक ये वीडियो पहुँचे, इसका फायदा उठा सके, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित। मैंने मौलिक अधिकार से संबंधित और सब जितना ये तो यहाँ तक था, इससे भी इसके नीचे 6 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बनाया है। इस पॉइंट को देखिए, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। हमारे पास जब संविधान बना हुआ था दोस्तों, तो संविधान, मूल संविधान में कुल भारतीय नागरिक को, आम जनता को 7 प्रकार की मौलिक अधिकार मिला हुआ था। बट एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में इस चीज का जिक्र किया गया था, उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा के, अनुच्छेद 31 को हटा के ये 300A में रख दिया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में 44वां संविधान। अभी वर्तमान में हमारे पास पूछा जाए मौलिक अधिकार कितना है, मूल अधिकार कितना है, तो मात्र 6 है। एक मौलिक अधिकार जो हटा है एक जो मौलिक अधिकार हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार 1978 में,
और उसको हटा के 300 में। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जिसका मैंने जिक्र पिछले वीडियो में कर दिया हूँ काफी डिटेल्स में, जाके वहां पे आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 32 क्या करता है, जब हमारे भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा कभी हनन किया जाता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय एक 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसके तहत मौलिक अधिकार को सेव किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, सैन्य व्यवस्था में जैसे आर्मी लोग हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसमें कहा गया कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन को बनाने के लिए। जैसे हम लोग आम जनता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के भी विरुद्ध बोल सकते हैं यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है, मगर सैनिक लोग को इस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि अनुशासन रहे, ऐसा कुछ ना हो। तो अनुच्छेद 33 के तहत सैन्य व्यवस्था में हम लोग कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ लिखा हुआ है, सैन्य व्यवस्था में अनुशासन के लिए कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए हम लोग आम नागरिक हैं, मान लिया किसी देश के साथ भारत की युद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में सैनिक को हर स्थिति में उनको काम करना होगा। क्योंकि जैसे अभी मौलिक अधिकार है, हम लोग आम जनता है, कर भी सकते हैं, नहीं कर भी कर सकते हैं, बट ऐसा उसमें व्यवस्था मौलिक अधिकार को वहां पे निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 कहता है, जैसे हमारे देश में आपातकाल इमरजेंसी अभी तक कुल 3 बार लगा हुआ है, तो उस स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार को हनन निलंबित किया जा सकता है। तो कहा गया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है और किया भी गया है। तो दोस्तों एक बात आप लोगों से जिक्र करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारा मौलिक 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपातकाल के दौरान भारत के नागरिक को 2 ऐसे मौलिक अधिकार है जिसका हनन नहीं होता है, निलंबित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में इसको हटाया नहीं जाता है। तो आपको बताना है कौन कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक आपातकाल के दौरान भी वो फ्री रहता है, उसको मौलिक अधिकार को उसको लागू रहता है। ये मौलिक अधिकार आम जनता को उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। फिर बता रहा हूँ, आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस किस अनुच्छेद या कौन कौन सा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो लागू रहता है आपातकाल के दौरान, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों। अब आइए अगला, अनुच्छेद 35 के तहत देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिया गया है, बट एक चीज और इसमें व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार को निलंबन करने का भी प्रावधान किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार को हटा भी सकता है सरकार संविधान में संशोधन करके संसद के द्वारा, ये भी बात याद रखिएगा। और अंतिम में एक पॉइंट आउट, कुछ विदेशी नागरिक, ये जितने भी मौलिक अधिकार था दोस्तों, कहीं ना कहीं आम नागरिक भारत के नागरिक के लिए था, मगर ऐसा कुछ मौलिक अधिकार जो है जो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, जैसे 3 है। जैसे अनुच्छेद 14 जिसमें समान रूप से, अनुच्छेद 14 में समान रूप से सभी को देखना था, सभी कानून जो है सबके लिए समान है, तो अनुच्छेद 14। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण कोई नहीं कर सकता, जिसके अंतर्गत 23 और 24 आया था। और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे लेके यहाँ से 25 से लेके 28 तक, तो अनुच्छेद 14 शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये तीनों का 3 जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद है मौलिक अधिकार से संबंधित। वो विदेशी नागरिक को यदि भारत में आते हैं, चाहे अमेरिका का, चाहे वो ब्रिटेन का, कोई भी कहीं किसी भी देश का हो, यदि भारत में आ रहा है, तो ये भी अनुच्छेद, ये भी मौलिक अधिकार उस विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। कभी कभी पूछा जाता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन विदेशी नागरिक को प्राप्त है? याद रखिएगा अनुच्छेद 14 शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आशा करते हैं आपने ये वीडियो पूरे में काफी डिटेल्स में इस चीज का जिक्र किया हूँ, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मैं पुनः कहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए और अन्य लोग को भी पहुंचाइए, जिससे वो बच्चे लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। मैं अगला वीडियो मौलिक कर्तव्य या देखते हैं आगे, क्या कोई प्रेसिडेंट से संबंधित हो या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं इसको ला के इसके बाद अगला वीडियो ये आएगा। थैंक यू वेरी मच।